Yes, we are live now. Hello friend, this is Saurabh. Welcome back to our YouTube channel Climax Computer Resource Center. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके ओ लेवल कोर्स और ट्रिपल सी कोर्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है ईमेल, सोशल नेटवर्क्स, सोशल मीडिया एंड ई गवर्नेंस, जिसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फटाफट बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक। पहली टॉपिक है बच्चा हमारा ई कॉमर्स। पहली टॉपिक है हमारा ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी इंटरनेट के माध्यम से किसी भी सामान को, किसी भी वस्तु को या किसी भी सेवा को ऑनलाइन खरीदना और बेचना क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। जैसे बच्चा एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स और ई कॉमर्स दो अलग अलग चीज़ें हैं बच्चा, ध्यान समझिएगा। कॉमर्स का मतलब होता है किसी सामान को बनाने से लेकर मार्केट में उतारने के बीच के सारे प्रोसेस को कॉमर्स कहते हैं। लेकिन ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी किसी सामान को ऑनलाइन खरीदना या किसी सर्विस को ऑनलाइन खरीदना और बेचना क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, इसमें ग्राहक और व्यवसाय ऑनलाइन लेन देन करते हैं। ठीक है, यानी बिजनेस और कस्टमर ऑनलाइन लेन देन करते हैं। हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स की शुरुआत कैसे होती है? तो 1960 में इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज ने इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस डॉक्यूमेंट डेवलप किया था पहली बार। 1979 में मिचेल ऑल्ड्रिच ने ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ऑनलाइन शॉपिंग बाई कनेक्टेड अ टेलीविज़न टू अ कंप्यूटर। ठीक है, यानी मिचेल ऑल्ड्रिच ने ऑनलाइन शॉपिंग की अवधारणा विकसित की, टेलीविज़न को कनेक्ट किया कंप्यूटर से। द इंटरनेट बिकम अवेलेबल फॉर कॉमर्शियल यूज़, जब इंटरनेट 1991 में कॉमर्शियल यूज़ सबके लिए इंटरनेट आया। 1994 में सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बिकेम पॉसिबल थ्रू एसएसएल टेक्नोलॉजी। एसएसएल एक सिक्योरिटी होती है जिसके द्वारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को बहुत ही सिक्योरिटी के साथ हम कर सकते हैं। 1995 में अमेज़ॉन एंड ईबे वर लॉन्च बूस्टिंग ऑनलाइन शॉपिंग। अमेज़ॉन और ईबे ने बूस्टिंग ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट करी। 2000 से लेकर प्रेजेंट तक ग्रोथ ऑफ मोबाइल कॉमर्स, यानी एम कॉमर्स का मतलब होता है बच्चा मोबाइल कॉमर्स, यानी मोबाइल की सहायता से, जैसे आप लोग के मोबाइल में फ्लिपकार्ट है, आप लोग के मोबाइल में अमेज़ॉन है, आप लोग के मोबाइल में मिंत्रा है, आप लोग के मोबाइल में बहुत सारे शॉपिंग एप्लीकेशन है जिसके द्वारा आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। इसको हम लोग एम कॉमर्स कहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को ई कॉमर्स कहते हैं। और ऑनलाइन ई कॉमर्स से आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको कहीं जाना नहीं होता है, घर बैठे आपको सामान मिल जाता है, सिक्योर ट्रांजेक्शन हो जाता है, मन मुताबिक आपको सामान मिलते हैं ऑनलाइन। दुकान के खुलने का एक टाइम होता है और बंद करने का एक टाइम होता है, लेकिन ऑनलाइन आप शॉपिंग रात को कभी भी, दिन में कभी भी आप कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं बिना देर किए। मतलब आपको बिल्कुल टाइम नहीं इन्वेस्ट करना है जाके मार्केट में, बिल्कुल टाइम नहीं आपको लैप्स करना है मार्केट में जाके। आप ऑनलाइन कपड़े देखिए, कुछ सेवाएं देखिए, दवाएं देखिए और फटाफट उसको ऑनलाइन आप ऑर्डर करिए और आपके घर तक एक समय देगा कि इतने समय में आपका सामान पहुंच जाएगा। बच्चा इसी को बोलते हैं ई कॉमर्स। एक बार फिर समझिए, किसी भी सामान को ऑनलाइन खरीदना और बेचना या किसी भी सर्विस को ऑनलाइन खरीदना और बेचना क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, अब आइए समझते हैं टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स कितने प्रकार का होता है? ई कॉमर्स बच्चा बेसिकली 4 टाइप्स के हम कह सकते हैं। पहला है B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, दूसरा है B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, तीसरा है C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर और चौथा है C2B यानी कंज्यूमर टू बिजनेस। एक को समझते हैं कि क्या डिफरेंस है इन तीनों में, चारों में। बिजनेस टू कंज्यूमर का मतलब होगा कि बिजनेस जो होगी वो डायरेक्ट अपना सामान बेचेगी कस्टमर को, यानी फ्लिपकार्ट अगर अपना सामान हम लोग को बेचती है, जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट से हमने ऑर्डर किया और फ्लिपकार्ट जो है हमको सामान बेच रही है। फ्लिपकार्ट से हमने ऑर्डर किया और फ्लिपकार्ट वो सामान हमको बेच रही है, तो फ्लिपकार्ट क्या है? बिजनेस है और हम क्या है? कस्टमर हैं। तो हमारा और फ्लिपकार्ट का क्या रिलेशन होगा? B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर। यानी कोई अगर बिजनेस कस्टमर को सामान बेच रही है तो उन लोगों के बीच में जो संबंध होगा बच्चा उसको क्या बोलेंगे? B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर।
या बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। अगला है बिजनेस टू बिजनेस। यदि बिजनेस को सामान बेच रही है, जैसे फ्लिपकार्ट अगर अमेजोन को सामान बेच रही है, फ्लिपकार्ट अगर मिंत्रा को सामान बेच रही है, मिंत्रा अगर अमेजोन को सामान बेच रही है, यानी बिजनेस व्यवसाय और व्यवसाय एक दूसरे को सामान खरीद और बेच रहे हैं, तो उनके बीच में जो रिलेशन होगा उसको बोलेंगे B2B। यानी अगर फ्लिपकार्ट मिंत्रा को सामान बेच रही है या मिंत्रा जो है फ्लिपकार्ट को सामान बेच रही है, तो इन लोगों के बीच में जो संबंध होगा उसको क्या बोलेंगे? B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। जैसे अलीबाबा है, इंडिया मार्ट है, ये सब क्या है? बिजनेस टू बिजनेस है। अगला है बच्चा C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर सेल प्रोडक्ट डायरेक्टली टू अदर कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल करता है कंज्यूमर को। जैसे हमने OLX पे एक गाड़ी डाल दिया कि हमको बेचना है। OLX पे जितने भी कस्टमर हैं, जितने भी लोग हैं, उस गाड़ी को देखते हैं, फिर हमारे दिए गए नंबर पर या हमसे चैट करते हैं, फिर हम उनसे बात करते हैं, फिर अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली उनको सेल कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन सामान खरीद और बेच रहे हैं सीधे कंज्यूमर से कंज्यूमर को, तो इनके बीच में जो रिलेशन होगा को बोलेंगे C2C, ठीक है। अगला है कंज्यूमर टू बिजनेस। यदि कंज्यूमर अपना सामान बिजनेस को खरीदता और बेचता है तो इसको बोलते हैं C2B। जैसे मान लीजिए कि आप जो है फ्रीलांसिंग वर्किंग थ्रू अपवर्क, आप मान लीजिए कि बहुत सारे मान लो आप कुछ जॉब चाहिए, तो आप लिंक्डइन पे अपनी आईडी बना लेते हैं और लिंक्डइन पे आईडी बना के आप अपना रिज्यूमे वहाँ पोस्ट कर देते हैं। फिर लिंक्डइन पे बहुत सारी कंपनीज आपको रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करती हैं, फिर आपको जॉब के लिए हायर करती हैं, इंटरव्यू लेती हैं, हायर करती हैं। तो अगर कंज्यूमर बिजनेस के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल ऑफर प्रोडक्ट और सर्विस टू बिजनेस, व्यक्ति अपनी सेवा या उत्पाद कंपनी को अगर देता है, कंपनी को, तो इनके बीच में जो संबंध होगा उसको क्या बोलेंगे? कंज्यूमर टू बिजनेस, ठीक है। ई कॉमर्स के एडवांटेज क्या है? ई कॉमर्स बच्चा 24/7 शॉपिंग अवेलेबिलिटी है, यानी 24/7 24 घंटा 7 दिन आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे, या रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे कभी भी। ग्लोबल मार्केट रीच, आप एक दुकान पे जाते हैं तो आप मोस्टली 3 4 5 तरह के आइटम आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है? आपको ब्रॉड्स कलेक्शंस ऑफ आइटम मिलते हैं, बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं जहाँ पे आप अपनी पसंदीदा चीज़ सेलेक्ट करके ऑर्डर करते हैं। फास्ट ट्रांजेक्शंस, आप बहुत ऑर्डर करेंगे और फास्ट ट्रांजेक्शंस अगर आप डाल देंगे तो आपको जल्द से जल्द कुछ पैसे अधिक लेके आपको सामान पहुँचा देंगे। लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट, आप देखिएगा ऑफलाइन में सामान थोड़े महंगे होते हैं, ऑनलाइन में थोड़े सामान सस्ते होते हैं। ईजी प्रोडक्ट कंपैरिजन, आप 2 प्रोडक्ट को एक साथ कंपेयर कर सकते हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसमें क्या खासियत है, किसके क्या फंक्शंस अच्छे हैं, किसके क्या फंक्शन बहुत अच्छे हैं। तो ये होता है बच्चा ईजी प्रोडक्ट कंपैरिजन, ठीक है। थोड़ी डिसएडवांटेज भी होती है ई कॉमर्स की। क्या होता है? सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने ऑर्डर कुछ और किया और ऑर्डर कुछ और आ गया, ठीक है। नो फिजिकल इंस्पेक्शंस ऑफ प्रोडक्ट, आप सामान को छू के नहीं देख पाते हैं ऑनलाइन में सामान कैसा है, आने पे ही जब ऑर्डर आप करेंगे, जब आपके घर आ जाएगा तब आप छू के देखते हैं कैसा है, लेकिन आप ऑफलाइन जाके सामान छू के देखते हैं कि वो कैसा है कैसा नहीं है। डिपेंडेंस ऑन द इंटरनेट, आप ऑफलाइन में सामान खरीदते हैं, ठीक है। डिलीवरी डिले, थोड़ा कभी कभी ऐसा होता है ना कि डिलीवरी में डिले हो जाता है। अगर आपको दिया 7 तारीख का डेट, तो हो सकता है 7 तारीख को मैसेज करें कि हमारे कुछ जो डिलीवरी पार्टनर हैं वो अवेलेबल नहीं है या हम अवेलेबल नहीं हैं, तो थोड़ा डिले होता है, तो कुछ डिसएडवांटेज होती है। बच्चा जीवन के हर चीज़ में कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो भाई इंटरनेट में ई कॉमर्स है तो कुछ डिसएडवांटेज इसके भी होंगे। यानी इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन सामान को खरीदना और बेचना या सेवाओं को ऑनलाइन खरीदना और बेचना क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। क्या कहलाता है? ई कॉमर्स, ठीक है। अब आइए अगली टॉपिक है बच्चा ई गवर्नेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या होता है? ई गवर्नेंस एक प्रक्रिया है जिसमें सरकार सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी ई गवर्नेंस वह प्रक्रिया है जिसमें ICT और इंटरनेट का उपयोग करके नागरिकों, व्यवसायों और सरकारी कर्मचारियों को सेवा प्रदान करती है तथा प्रशासन को अधिक पारदर्शी और तेज प्रभावी बनाती है।
जैसे पहले बच्चा अगर हमें कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना होता था, तो हम गांव में अगर रह रहे हैं तो गांव में हम प्रधान के पास जाते थे और जो भी माननीय प्रधान जी लोग होते थे वो अपने लेटर पैड पे लिख के देते थे कि फला ने फला गांव का निवासी, मैं इसको भली भांति जानता और पहचानता हूँ और ये इस गांव का नागरिक है। वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता था, आप कहीं भी लगाते थे, आपका वैलिड होता था। लेकिन अभी क्या है, अभी गवर्नमेंट ने नई नई पॉलिसी ला दिया, बोला कि ना ऑनलाइन ये बनेगा और इसका डिटेल रहेगा, जिससे आप अगर कहीं भी लगाएंगे तो हम आपके प्रमाण पत्र क्रमांक यानी आपके सर्टिफिकेट नंबर से आपको समझ जाएंगे कि ये वैलिड है कि वैलिड नहीं है। अभी आप देखिए कि सरकार पहले पैसा भेजती थी, मान लो दिल्ली से पैसा आया 10,000 और गोरखपुर में आया और गोरखपुर में पहुंचते पहुंचते वो पैसा, या लखनऊ आया, लखनऊ में पहुंचते पहुंचते वो पैसा 10,000 की जगह 5,000 हो गया। सरकार ने इस ट्रांसपेरेंसी को, इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए सरकार ने कहा कि ना, हम नागरिकों के खाते में सीधे पैसा भेजेंगे। तो आप देख रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना में महिलाओं के खातों में 500 रुपया आया था लॉकडाउन के टाइम। फिर आप देख रहे हैं कि अभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना उनके खाते में ऑनलाइन आता है। अभी आप देख रहे हैं कि कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कोई भी क्या नाम है, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। टैक्स आप पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है बच्चा। इन्हीं सब सर्विसेज को हम लोग ई गवर्नेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ई गवर्नेंस। आइए हिस्ट्री ऑफ ई गवर्नेंस समझते हैं। 1970 में गवर्नमेंट स्टार्टेड यूजिंग कंप्यूटर फॉर डाटा प्रोसेसिंग। सरकारी कार्यों में कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ 1970 में। 1980 के दशक में क्या हुआ, कंप्यूटराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंक्रीज। सरकारी विभागों में कंप्यूटर का जो कंप्यूटर था ना वो बढ़ने लगा, ठीक है। इसके बाद से क्या हुआ, इंटरनेट बेस्ड गवर्नमेंट सर्विस बेगिन। फिर इंटरनेट आधारित सेवाओं की शुरुआत हो गई 1990 में। 2006 में भारत में नेशनल ई गवर्नेंस प्लान शुरू किया गया और आज NEGP जिसको बोलते हैं, आज ई गवर्नेंस के माध्यम से ऑनलाइन टैक्स का पेमेंट, डिजिटल पहचान आपकी है, ई पेमेंट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? ई गवर्नेंस। क्या बोलते हैं बच्चा? ई गवर्नेंस, ठीक है। अब आइए समझते हैं टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के प्रकार, पहला है बच्चा G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन। इसका मतलब सरकार सीधे नागरिकों को सेवाएं प्रदान करती है। यानी सरकार, मान लीजिए अगर आप पासपोर्ट बनाने जाते हैं तो MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो पासपोर्ट की निगरानी करती है, भारत सरकार आपको सीधे पासपोर्ट बनाने की सुविधा देती है कि आप पासपोर्ट बनाइए। आप ऑनलाइन बिल पेमेंट करते हैं, मान लीजिए आप कस्टमर, आप एक सिटीज़न हैं और आप अपने बिजली का बिल पेमेंट करते हैं, सीधे सरकार के खाते में पेमेंट करते हैं। आप टैक्स आप पेमेंट करते हैं, सीधे सरकार के खाते में पेमेंट करते हैं आप। तो सरकार सीधे नागरिकों को जो सेवाएं देती है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? G2C। अगला है G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट इंटरेक्ट विद बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज़। गवर्नमेंट जो होती है वो बिजनेस के थ्रू सारा काम कराती है। जैसे आप देखिएगा आधार कार्ड बनता है तो आधार कार्ड जो है ना वो गवर्नमेंट सीधे नहीं बनाती, वो कंपनीज़ को हायर की हुई है और कंपनीज़ जो है आधार कार्ड बना के सरकार को देती हैं। टेंडर पास होता है, टेंडर में कंपनीज अपने फाइल्स को लॉक करती हैं। जिस कंपनी को टेंडर मिलता है वो कंपनी गवर्नमेंट के लिए काम करती है, ठीक है। इसको बोलते हैं G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। अभी आप देखिएगा जैसे कोई भी ठेकेदारी, मान लो रेलवे में कोई भी काम होता है तो रेलवे उसको डायरेक्ट नहीं कराती है, रेलवे एक ई टेंडरिंग निकालती है जिसमें बहुत सारे ठेकेदार अपने टेंडर्स को भरते हैं। जिसका टेंडर पास होता है वो उसी को टेंडर मिलता है और वो गवर्नमेंट के लिए काम करती है। इसको बोलते हैं G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस। अगला है G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी सरकारी विभाग अपने ही बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट और कोर्ट सरकारी डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट, वो दोनों आपस में अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं। इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशंस, मान लो बैंक है, SBI बैंक है, वो RBI बैंक से कनेक्ट होकर काम करती है, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से कनेक्ट होकर काम करती है, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट को बोलते हैं G2G। अगला है G2E यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय।
सरकार एम्प्लॉइयों के खाते में डायरेक्ट पैसा भेजती है, यानी सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली ऑनलाइन सेवाएं जैसे सैलरी स्लिप देती है, लीव मैनेजमेंट सिस्टम देती है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड सरकार के पास होता है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं G2E यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। एडवांटेज क्या है आपके ई गवर्नेंस की? फास्ट सर्विस आपको मिलती है, सीधे आपको सर्विस मिलती है। ट्रांसपेरेंसी, बीच में कोई नहीं है, सरकार सीधे आपसे इंटरेक्ट करती है। रिड्यूस करप्शन है नहीं, क्योंकि डायरेक्ट सरकार सीधे आपसे बातचीत करती है, आपके खाते में पैसे भेजती है, आपको डिटेल शेयर करती है। कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत कम पैसे में आपका काम हो जाता है। ईजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, और गवर्नमेंट की सारी सेवाएं आपको आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी हैं बच्चा। डिसएडवांटेज क्या है? साइबर सिक्योरिटी रिस्क है, हो सकता है कि बीच में कोई हैकर बैठा हो जो आपके डाटा को चुरा ले। इंटरनेट डिपेंडेंसी, गवर्नमेंट की सेवाओं को लेने के लिए ऑनलाइन आपको इंटरनेट की आवश्यकता होगी, बिना इंटरनेट के आपको मिलेगा नहीं। लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी, तकनीकी समस्याएं तमाम सी हैं, डिजिटल साक्षरता की कमी है, तकनीकी समस्याएं हैं, जो ई गवर्नेंस के कुछ डिसएडवांटेज हैं। ई गवर्नेंस के एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे डिजी लॉकर है, उमंग है, ई इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल है, पासपोर्ट सेवा है और जीएसटी पोर्टल है। ये ई गवर्नेंस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आइए बच्चा एक एक को समझते हैं। डिजी लॉकर क्या होता है, कैसे क्या होता है और क्या इसमें करते हैं। डिजी लॉकर एक क्लाउड बेस्ड डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोरेज सर्विस है, यानी क्लाउड बेस्ड डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोरेज सर्विस है। क्लाउड कह दिया यानी इसमें कुछ ना कुछ स्टोर होता होगा। क्या स्टोर होता है? तो डॉक्यूमेंट स्टोर होता है। कैसा डॉक्यूमेंट? डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोर होता है इसके अंदर। कौन इसको डेवलप किया? तो बच्चा ये जो है इसको डेवलप किया, लिखा हुआ है कि डिजी लॉकर को गवर्नमेंट ने डेवलप किया डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत, यानी डिजी लॉकर को डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया था। ये अलाउ करता है भारत के नागरिकों को कि तुम स्टोर करो, एक्सेस करो और शेयर करो अपने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली, यानी अब फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको ले जाने की आवश्यकता नहीं है कहीं पे भी। आप डिजी लॉकर में अपने डॉक्यूमेंट रखिए और उस डॉक्यूमेंट को भारत के किसी भी कहीं भी यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप गए लखनऊ और लखनऊ में आपको किसी जॉब का इंटरव्यू देना है, तब तक आपको याद आया कि अरे यार कुछ डॉक्यूमेंट तो हमें लाए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट हमारे पास है ही नहीं, फिजिकली है नहीं। अगर आपको डिजी लॉकर की जानकारी होगी तो डिजी लॉकर को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके और उस डॉक्यूमेंट को आप अपने डिजी लॉकर में स्टोर कर लेंगे और उसका प्रिंट आउट निकाल के आप दिखा सकते हैं। वो बिल्कुल वैलिड होगा क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ये वेरीफाइड एप्लीकेशन है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ डिजी लॉकर, डिजी लॉकर को 1 जुलाई 2015 को ऑफिशियली नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत 1 जुलाई 2015 को डिजी लॉकर को ऑफिशियली लॉन्च किया। डिजी लॉकर को डेवलप किया है किसने? MEITY ने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। MEITY मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसको लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया? क्रिएटेड टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट एंड प्रमोट पेपरलेस गवर्नेंस। इन्होंने इसको इसलिए लॉन्च किया ताकि आप फिजिकल डॉक्यूमेंट जो आप लेके इधर उधर जाते हैं ना, गिर जाएगा, ख़राब हो जाएगा, बारिश में भीग जाएगा, फट जाएगा, मुड़ जाएगा, इन सब चीज़ों को कम करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। टुडे डिजी लॉकर इज़ वाइडली यूज्ड फॉर स्टोरिंग ड्राइविंग लाइसेंस। आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। व्हीकल रजिस्ट्रेशन RC पेपर भी स्टोर कर सकते हैं। एकेडमिक सर्टिफिकेट जितनी आपने पढ़ाई की है सारा इसमें स्टोर कर सकते हैं। आधार कार्ड लिंक डॉक्यूमेंट और बहुत सारी चीज़ें आप ऑनलाइन इसमें स्टोर कर सकते हैं जो कि वैलिड होगा। अगर आप फिजिकली लेके जाते हैं, कहीं गिर गया तो आपको प्रॉब्लम होगी। डिजी लॉकर में होगा, फटाफट अपने मोबाइल को आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि उसमें सब कुछ है। अब क्वेश्चन होगा कि सर मोबाइल ही गायब हो गया तब क्या करेंगे, तब कैसे डिजी लॉकर हमसे डेटा एक्सेस करेंगे? तो भाई साहब डिजी लॉकर मोबाइल भी गायब हो गया, अगर आपको भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे? किसी भी साइबर कैफ़े पे जाएंगे, वहाँ पे डिजी लॉकर पे जाएंगे, डिजी लॉकर की वेबसाइट पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे अपने आधार कार्ड नंबर से और आप अपने डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछता है कि डिजी लॉकर को किससे लॉगिन करते हैं? तो डिजी लॉकर को बच्चा आधार कार्ड से लॉगिन करते हैं। आधार कार्ड, डिजी लॉकर को किससे लॉगिन करते हैं? आधार कार्ड के थ्रू इसको लॉगिन करते हैं, ठीक है। कुछ इसके
एडवांटेज हैं कि सिक्योर क्लाउड स्टोरेज होता है, पेपरलेस ऑथेंटिकेशंस यानी सुरक्षित क्लाउड स्टोरेज, पेपरलेस दस्तावेज व्यवस्था, आधार इसमें वेरीफाइड होता है, आसानी से आप इसको सारी चीज़ों को आप शेयर कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी पहुंच सकते हैं इसके थ्रू, कानूनी रूप से मान्य डिजिटल दस्तावेज होता है। ऐसा नहीं है कि ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास नहीं है और पुलिस आपको पकड़ती है और कहती है कि ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, तो अगर आपके पास फिजिकली अवेलेबल नहीं है तो आप अपने डिजी लॉकर को ओपन करके उनको दिखा सकते हैं और वो 100% वेरीफाइड है, कानूनी रूप से मान्य है, हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया क्लाउड क्या होता है। कुछ थोड़ा इंपॉर्टेंट बातें हैं। एग्जाम्पल ऑफ डॉक्यूमेंट स्टोर इन डिजी लॉकर। डॉक्यूमेंट क्या क्या आप स्टोर कर सकते हैं, तो मैंने कुछ ही दिया है, और भी बहुत सारा कुछ स्टोर कर सकते हैं आप। ड्राइविंग लाइसेंस यानी DL, गाड़ी का कागज़, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट और व्हीकल डॉक्यूमेंट, ये सब कुछ आप डिजी लॉकर में स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है। अब थोड़ा समझते हैं फाइल साइज लिमिट इन डिजी लॉकर। डिजी लॉकर में मैक्सिमम फाइल साइज़ होता है वो 10 MB पर फाइल होता है, यानी अगर आप कोई फाइल अपलोड कर रहे हैं तो 10 MB से अधिक का नहीं होना चाहिए, वो तभी अपलोड होगा। 10 MB पर फाइल फॉर अपलोड डॉक्यूमेंट। मिनिमम फाइल साइज़ कितनी होती है, तो नो ऑफिसली मिनिमम साइज़ यानी 1 MB, 2 MB, 3 MB की भी हो सकती है। मैक्सिमम कितना होगी, 10 MB। ठीक है, आप उसको किसी भी फॉर्मेट में PDF में भी अपलोड कर सकते हैं, JPG में भी अपलोड कर सकते हैं, PNG में भी अपलोड कर सकते हैं। मिनिमम कोई साइज़ की लिमिट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एक फ़ाइल 10 MB की ही होनी चाहिए। 11 MB की होगी तो नहीं वो अपलोड होगी। ठीक है, डिजी लॉकर आपको ऑलरेडी 1 GB का क्लाउड स्टोरेज देता है, यानी डिजी लॉकर अगर आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो 1 GB का क्लाउड स्टोरेज आपको फ्री में मिलता है। 1 GB बहुत होता है डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया डिजी लॉकर क्या होता है। ओके, अगली टॉपिक है बच्चा हमारा उमंग। उमंग का मतलब होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यानी उमंग क्या होता है। उमंग इज़ थोड़ी मैं आपको बातें बताता हूँ उमंग क्या होता है। ठीक है, थोड़ा उमंग को और अच्छे समझिए। उमंग एक एप्लीकेशन है बच्चा जिसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। मान लो कि तुम्हारे शहर में 100 से अधिक सरकारी ऑफिस हैं, यानी गवर्नमेंट ऑफिस हैं। आधार का काम एक ऑफिस में होता है, पैन कार्ड का काम दूसरे ऑफिस में होता है, गैस बुकिंग का काम तीसरे ऑफिस में होता है, पेंशन का काम चौथे ऑफिस में होता है, फॉर्म भरने का काम 5वें ऑफिस में होता है। यानी हर काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको जाना होता है। ठीक है, हर काम के लिए आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में जाना होता है, या हर काम के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है। सरकार ने कहा कि हर काम को करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करने से अच्छा है कि तुम एक अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके उमंग ऐप को इंस्टॉल कर लो। उमंग ऐप क्या है, तो उमंग बच्चा एक ऐसा सुपर ऐप है, इसको बोल सकते हैं सुपर ऐप। उमंग एक ऐसा सुपर ऐप है, उमंग एक ऐसा सुपर ऐप है जिसमें हज़ारों सरकारी सेवाएं एक ही जगह मिल जाती हैं। यानी उमंग ऐप डाउनलोड करिए, आपको गवर्नमेंट की लगभग सारी सेवाएं एक ही एप्लीकेशन के अंतर्गत मिल जाएंगी। आपको अलग अलग एप्लीकेशंस डाउनलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझें कि आप एक मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाती हैं। समझिए उमंग ऐप क्या है, एक मॉल है, एक सिटी मॉल है जिसके अंदर आपको बहुत सारी दुकानें अलग अलग ब्रांड्स की मिल जाएंगी, जिसमें आपके सारी जितनी भी नीड्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। ऐसे उमंग ऐप एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर गवर्नमेंट की सारी सेवाएं मिल जाएंगी, आपको अलग अलग एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि उमंग इज़ अ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है टू प्रोवाइड एक्सेस टू वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज थ्रू अ सिंगल प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म पर आप गवर्नमेंट की बहुत सारी सेवाएं ले सकते हैं। सिटीजन कैन यूज़ उमंग टू एक्सेस सेंट्रल, यानी अगर आप नागरिक हैं और उमंग ऐप अगर आपने डाउनलोड किया है तो केंद्र सरकार की सेवाएं आप ले सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की सेवाएं ले सकते हैं, और लोकल गवर्नमेंट की भी सेवाएं आप ले सकते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं हिस्ट्री ऑफ उमंग। उमंग कब लॉन्च हुआ।
उमंग बच्चा 23 नवंबर 2017 को लॉन्च हुआ। इसको लॉन्च किया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसको डेवलप किया है MEITY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो गवर्नमेंट की, भारत सरकार की एक संस्था है, एंड नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न यानी NEGD कह दीजिए, यानी MEITY और NEGD ने दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है उमंग ऐप को। और किस प्रोग्राम के तहत? तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत। डिजी लॉकर को भी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया था और उसको भी इसी संस्था ने लॉन्च किया था, ठीक है। और उमंग ऐप को भी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत इसी संस्था ने 23 नवंबर 2017 को लॉन्च किया, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? मेन ऑब्जेक्ट ये है कि सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से आप स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट की सारी सुविधाएं एक ही जगह आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इसके कुछ एडवांटेज हैं कि सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विसेज, यानी एक सिंगल एप्लीकेशन में आपको गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज मिल जाएंगी। ये एंड्रॉयड में भी, एंड्रॉयड फ़ोन अगर आपके पास है तो भी ये डाउनलोड हो जाएगा, iOS में भी डाउनलोड हो जाएगा, और वेब यानी आप सीधे लैपटॉप पे जाके भी, यानी इंटरनेट पे जाके भी आप इसको चला सकते हैं। सिक्योर लॉगिन एंड अथेंटिकेशन, आसानी से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। अथेंटिकेशन यानी OTP के थ्रू वेरीफाइड होगा। सपोर्ट मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज, ये बहुत सारे इंडियन लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। एक्सेस सर्विसेज एनी टाइम एंड एनीवेयर, अनेक सरकारी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर कभी भी आप लॉगिन करके देख सकते हैं, ठीक है। कुछ सर्विसेज मैंने आपको शॉर्ट में दिया हुआ है, सिर्फ इतनी सर्विसेज नहीं है, बहुत सारी सर्विसेज हैं। मैं आपको एक मोटा एक बात बता रहा हूँ कि आप EPFO की सर्विस, यानी एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको PF कह सकते हैं, PF की सर्विस आप ले सकते हैं उमंग के थ्रू। पैन कार्ड के थ्रू, पासपोर्ट की सर्विस, डिजी लॉकर की सर्विस, गैस बुकिंग की सर्विस, पेंशन की सर्विस, यूटिलिटी बिल पेमेंट की सर्विस, आधार रिलेटेड सर्विस, ये सारी सर्विस आपको एक ही सिंगल एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एडवांटेज ऑफ उमंग, वन ऐप फॉर मेनी सर्विसेज, एक एप्लीकेशन बहुत सारी सेवाओं को देगा। सेव टाइम एंड एफर्ट, बहुत सारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड करने से अच्छा है एक ही एप्लीकेशंस पे काम करें। इजी एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम को आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। प्रमोट डिजिटल गवर्नेंस, आप डिजिटल गवर्नेंस को आसानी से प्रमोट कर सकते हैं। रिड्यूस पेपर वर्क, आपको पेपर वर्क नहीं करना पड़ता है उमंग ऐप के थ्रू, ठीक है। यानी उमंग ऐप इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोबाइल एप्लीकेशंस दैट प्रोवाइड मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विस थ्रू अ सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म। उमंग ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मोबाइल एप्लीकेशंस है जिसके द्वारा गवर्नमेंट की बहुत सारी सेवाएं आप एक ही जगह ले सकते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं टोटल सर्विसेज इन उमंग। उमंग में कुल टोटल कितनी सर्विस है। उमंग प्रोवाइड एक्सेस टू लगभग 2446 प्लस गवर्नमेंट की सर्विस हैं, जिसमें 240 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेंट्रल और स्टेट दोनों डिपार्टमेंट इसमें कनेक्टेड हैं। उमंग ऐप में लगभग 2446 से भी अधिक सर्विसेज गवर्नमेंट की इसके अंदर हैं। टोटल लैंग्वेज सपोर्ट की बात करें तो उमंग ऐप जो है वो टोटल भारत के 23 भाषाओं में उपलब्ध है। टोटल भारत के कितनी भाषाओं में? 23 लैंग्वेजेस में ये उपलब्ध है। कौन? उमंग एप्लीकेशंस। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? बोलो भाई। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। IRCTC इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है जो इंडियन रेलवे के लिए काम करती है, ठीक है। यानी IRCTC एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ रेलवे के लिए काम करती है, रेलवे के लिए, ठीक है। और रेलवे के लिए क्या काम करती है? तो रेलवे के लिए बच्चा टिकट बुकिंग आप करते हैं IRCTC के थ्रू, कैटरिंग खाने की सुविधा आपको देती है, टूरिज़्म घुमाने की सुविधा देती है, हॉस्पिटलिटी सर्विस फॉर इंडियंस रेलवे, ठीक है। यानी आपको अतिथि के रूप में आपको रखती भी है। यानी IRCTC भारत सरकार की एक कंपनी है जो भारतीय रेलवे के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग, खान पान, पर्यटन और हॉस्पिटलिटी जैसी सेवाएं प्रदान करती है। IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन।
IRCTC को बच्चा इस्टेब्लिश किया गया था 27 सितंबर 1999 में। 27 सितंबर 1999 को IRCTC को इस्टेब्लिश किया गया था। IRCTC वॉज सेटअप बाई द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। IRCTC को सेटअप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा सेटअप किया गया, सिर्फ रेलवे के लिए काम करती है ये। इट वॉज क्रिएटेड टू मॉडर्नाइज रेलवे टिकट बुकिंग एंड कैटरिंग सर्विसेज। इसका उद्देश्य रेलवे टिकट का बुकिंग और खान पान जैसी सेवाओं को आधुनिक बनाना है। ठीक है। 2002 में ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग सर्विसेज वॉज लॉन्च, यानी 2002 से पहले ऑनलाइन मतलब IRCTC के थ्रू ऑनलाइन टिकट बुक नहीं होता था, लेकिन 2002 से ऑनलाइन टिकट बुक होना स्टार्ट हुआ और आज IRCTC भारत की नंबर 1 एक बुकिंग प्लेटफॉर्म है जिससे हम अपने रेलवे के टिकट को बुक करते हैं। ठीक है। थोड़ी और चर्चा कर लें। IRCTC पर तत्काल टिकट बुकिंग का समय इस प्रकार है। तत्काल ही बोलते हैं बच्चा, इसको इमरजेंसी टिकट नहीं बोलते। यहाँ 2 चीज़ हमने रख दी है बहुत अच्छे से, क्लास रख दिया है और बुकिंग स्टार्ट टाइम। बच्चा पहली बात तो ये कि अगर आप तत्काल बुकिंग कर रहे हैं तो थोड़ी सी एक बात समझ लीजिएगा। तत्काल बुकिंग जो है वो यात्रा के एक दिन पहले शुरू करनी होती है, यानी अगर हमको कल जाना है ना तो आज हमको तत्काल टिकट बुक करना पड़ेगा, यानी यात्रा की तारीख को छोड़कर एक दिन पहले बुकिंग खुलती है। उदाहरण के लिए यदि ट्रेन 27 जून को चलती है तो तत्काल बुकिंग 26 जून को खुलेगा। AC में बुकिंग करना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे, यानी कल अगर आपकी ट्रेन है तो आज सुबह 10 बजे AC के लिए आप तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। और स्लीपर के लिए अगर आप बुक कर रहे हैं तो आज सुबह 11 बजे, यानी कल आपको जाना है तो आज सुबह 11 बजे आप तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। किसके लिए? स्लीपर के लिए। यहाँ हमने दोनों क्लास दे दी है। AC में बहुत सारी क्लास होती हैं, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, CC, ECC और 3E। अगर कल जाना है तो आज सुबह 10 बजे तत्काल टिकट बुक होगा। और अगर आप स्लीपर क्लास SL बुक कर रहे हैं, आप कल जाना है तो आज सुबह 11 बजे तत्काल टिकट आपका बुक होगा। क्लियर? अब आएगा बच्चा अगला टॉपिक है हमारा पासपोर्ट। अगला टॉपिक क्या है? पासपोर्ट। Passport is an official government document that certified a person identity and nationality and allow them to travel internationally। यानी पासपोर्ट एक सरकारी दस्तावेज़ या डॉक्यूमेंट है जो किसी व्यक्ति की पहचान और राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है तथा उसे विदेश यात्रा करने में अनुमति देता है। यानी अगर बच्चा आपके पास पासपोर्ट है तो आप पता चल जाएगा कि आप किस देश के नागरिक हैं, आपका नाम क्या है और आप विदेश में आए हैं, ये सुनिश्चित करता है आपका पासपोर्ट। हिस्ट्री ऑफ पासपोर्ट। द इंडियन पासपोर्ट एक्ट 1967 गवर्न द इशू ऑफ पासपोर्ट इन इंडिया। ये एक्ट है जिसके थ्रू पासपोर्ट बनता है। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी MEA इशू पासपोर्ट टू इंडियन सिटीजन। अगर आपसे कोई पूछ दे पासपोर्ट भारत के नागरिकों के लिए पासपोर्ट कौन इशू करता है तो आप क्या बोलेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो होती है वो नागरिकों को पासपोर्ट इशू करती है। टू मेक पासपोर्ट सर्विसेज फास्टर एंड मोर एक्सेसिबल द पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च इन 2010। टुडे पासपोर्ट एप्लीकेशंस, अपॉइंटमेंट एंड स्टेटस ट्रैकिंग कैन बी डन ऑनलाइन। आजकल पासपोर्ट भी ऑनलाइन बन रहा है और अपॉइंटमेंट भी ऑनलाइन मिल रहा है, स्टेटस भी ट्रैक कर रहे हैं आप ऑनलाइन। ठीक है। टाइप्स ऑफ पासपोर्ट। पासपोर्ट्स के प्रकार। पहला पासपोर्ट होता है बच्चा आर्डिनरी पासपोर्ट, जिसका ऊपर का जो कवर होता है ना वो ब्लू कलर का होता है। आर्डिनरी पासपोर्ट में ऊपर का कलर कैसा होता है? ब्लू कलर का। ये सामान्य नागरिकों को व्यक्तिगत यात्रा के लिए जारी किया जाता है। अगर आप एक सामान्य नागरिक हैं और अगर आप फॉरेन जा रहे हैं तो आपको जो ब्लू कवर का पासपोर्ट मिलेगा, यानी ये इसको बोलते हैं आर्डिनरी पासपोर्ट। दूसरा है बच्चा ऑफिशियल पासपोर्ट, जिसका ऊपर का कवर जो होता है वो वाइट कलर का होता है। ये सरकारी अधिकारियों को सरकारी कार्य हेतु जारी किया जाता है। मान लीजिए कि फॉरेन में जाना है किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को किसी काम से, तो उनको जो पासपोर्ट मिलेगा ना वो वाइट कवर वाला मिलेगा। ठीक है। तीसरा होता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। उसके ऊपर का कवर जो होता है बच्चा ना वो मरून कलर का होता है।
ये राजनयिकों और उच्च सरकारी अधिकारियों को जारी किया जाता है। मान लीजिए कि भारत का राजदूत अगर अमेरिका में है तो अमेरिका में भारत के राजदूत को जो पासपोर्ट दिया जाएगा भारत के थ्रू वो मरून कलर का होगा, यानी ऊपर का कवर क्या होगा, मरून कलर का होगा। तो 3 अलग अलग पासपोर्ट के बच्चा कलर हैं। ब्लू कलर हम नागरिकों के लिए, वाइट कलर अगर आप सरकार का कोई अधिकारी किसी काम से फॉरेन जा रहा है तो उसको वाइट कलर, और अगर हमारा कोई राजदूत विदेश में जाके रह रहा है तो उसको मरून कवर का पासपोर्ट दिया जाता है। पासपोर्ट में क्या क्या होता है आपका, तो पासपोर्ट में बच्चा पासपोर्ट नंबर होता है, नेम ऑफ होल्डर जिसका पासपोर्ट है उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका फ़ोटो, उसका नेशनलिटी, उसका जेंडर, डेट ऑफ इशू एंड एक्सपायरी यानी पासपोर्ट कब इशू हुआ है और कब एक्सपायर होगा, ये सारी चीज़ें पासपोर्ट पे दी रहती हैं। ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ पासपोर्ट, पासपोर्ट्स के बेनिफिट क्या हैं, तो पासपोर्ट से आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं बच्चा जहाँ पे पासपोर्ट आपके नहीं लगते हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे आपके तो बच्चा बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे पासपोर्ट नहीं लगता। जैसे अगर हमें नेपाल जाना हो तो पासपोर्ट नहीं लगेगा। ठीक है। बस हमारे पास एक ईपिक आईडी या कोई आधार कार्ड वगैरह होना चाहिए। भूटान जाना हो तो हमारा पासपोर्ट नहीं लगेगा। ठीक है। लेकिन आपको मैं एक बहुत डीप बात बताऊं तो 2026 के अगर हम करंट की बात करें कि किस देश का पासपोर्ट सबसे मजबूत है। अच्छा, पासपोर्ट मजबूत होने का मतलब ये है कि उस देश का अगर नागरिक किसी भी देश में जाता है तो उसको वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है, फ्री वीज़ा उसको मिलता है। ठीक है। यानी ऑन अराइवल एक्सेस बोल सकते हैं उसको। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार इस समय दुनिया का सबसे नंबर 1 देश जो पासपोर्ट में सबसे मजबूत है वो है सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर जो है वो दुनिया का सबसे मजबूत देश है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार। इसको रैंक 1 मिली है। ये दुनिया के 192 देशों में अगर सिंगापुर के नागरिक चले जाए ना तो उनको वीज़ा की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे बच्चा जो है वो है आपका जापान। दूसरे नंबर पे कौन है? जापान है। ठीक है। तीसरे नंबर पे बात करें तो तीसरे नंबर पे स्वीडन है। कौन है? स्वीडन है। और अगर आप जानना चाहें कि भारत का नंबर कौन सा है तो भारत बच्चा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत 75वां नंबर पे, 75 नंबर पे, 75 नंबर पे भारत हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार है। सोच लीजिए, यानी सिंगापुर के लोग 192 देशों में बिना किसी कह सकते हैं कि बिना किसी वीज़ा के, यानी वीज़ा ऑन अराइवल वो वहाँ जा सकते हैं। ठीक है। क्लियर है? आगे आइए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग क्या होती है बच्चा? सोशल नेटवर्किंग साइट यानी SNS। सोशल नेटवर्किंग साइट ये आपको हर एक विद्यार्थी को या हर एक इस वीडियो को सुनने वाले को प्राप्त होगा। सोशल नेटवर्किंग साइट्स आप देख रहे हैं आजकल कि लोग सोशल नेटवर्किंग साइट में अपने आप को ढाल लिए हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट अलाउ पीपल टू क्रिएट प्रोफाइल। सबसे पहले आप अपना प्रोफाइल बनाते हैं, कनेक्ट विथ अदर्स, फिर लोगों से आप कनेक्ट होते हैं, शेयर इन्फॉर्मेशन, फिर उनके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, कम्युनिकेट, बातचीत करते हैं, एंड बिल्ड सोशल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप ओवर द इंटरनेट। और सोशल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाते हैं इंटरनेट के द्वारा। और आज आप देख रहे हैं कि सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल बहुत मतलब एक बुरी लत कह सकते हैं लोग को लग गई है, जिसमें वो अपने मोबाइल के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिता दे रहे हैं उस सोशल नेटवर्किंग साइट्स को स्क्रॉल करते करते। ठीक है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपना प्रोफाइल बनाकर लोगों से जुड़ते हैं, जानकारी साझा करते हैं, बातचीत करते हैं और सामाजिक या व्यावसायिक संबंध स्थापित करते हैं। हिस्ट्री ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स की बात करें तो 1997 में 1997 में 6 डिग्रीज बिकम वन ऑफ द फर्स्ट सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। ये वेबसाइट का नाम है, ये पहला सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। इसके बाद 2003 में लिंक्डइन वाज लॉन्च बाय प्रोफेशनल नेटवर्किंग। लिंक्डइन एक जॉब की साइट है जिसमें हम अपना प्रोफाइल बना के जॉब वगैरह सर्च करते हैं। दूसरी साइट ये है। तीसरा सोशल नेटवर्किंग साइट 2004 में बना जिसका नाम था फेसबुक, जिसको मार्क जुकरबर्ग ने लॉन्च किया था। 2005 में यूट्यूब बना जिसमें आप वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है।
2006 में ट्विटर बना, जिसको इस समय हम लोग एक्स के नाम से जानते हैं, जिसमें माइक्रो ब्लॉगिंग यानी छोटे छोटे ब्लॉग इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद से 2006 में ये आया। आज बहुत सारे टुडे बिलियंस ऑफ पीपल यूज सोशल नेटवर्किंग साइट वर्ल्ड वाइड। आज बहुत सारे लोग बच्चा सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं दुनिया के हर एक कोने में, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दुनिया की पहली सोशल नेटवर्किंग साइट्स का नाम बताओ, तो क्या नाम लेंगे? 6 डिग्री बिकम वन ऑफ द फर्स्ट सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। अब टाइप्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या है? पहला है पर्सनल सोशल नेटवर्क्स, इसमें आप दोस्तों और परिवार से जुड़ते हैं, जिसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम है। प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग में कौन कौन है? लिंक्डइन है, जिसमें हम लोग अपना करियर वगैरह यानी हम लोग अपना रिज्यूमे वगैरह प्रोफाइल बनाकर जॉब के लिए जाते हैं एमएनसीज कंपनी में यानी मल्टीनेशनल कंपनी में। तीसरा है मीडिया शेयरिंग। मीडिया शेयरिंग भी सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फ़ोटो और वीडियो लोग शेयर करते हैं। चौथा है डिस्कशन फोरम, जिसमें हम अपने प्रश्न पूछते हैं, जानकारी साझा करते हैं, जैसे रेडिट है, क्वेरा है। पांचवा है माइक्रो ब्लॉगिंग नेटवर्क, जिसमें हम लोग माइक्रो ब्लॉग करते हैं, छोटे छोटे संदेश और अपडेट शेयर करते हैं। तो ये है बच्चा हमारे कुछ टाइप्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स, जिसमें हमने आपको देखा कि पहला हमारा पड़ा पर्सनल सोशल नेटवर्क, दूसरा पड़ा प्रोफेशनल सोशल नेटवर्क, तीसरा पड़ा मीडिया शेयरिंग नेटवर्क, चौथा पड़ा डिस्कशन फोरम और पाँचवा पड़ा माइक्रो ब्लॉगिंग नेटवर्क। हम लोग एक एक की बात करेंगे। जैसे सबसे पहला हम उठाते हैं फेसबुक, और फेसबुक के बारे में बात करते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ठीक है, पहली बात होगी हमारी फेसबुक की। फेसबुक आजकल बच्चा हर कोई चलाता है। फेसबुक इज़ अ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशंस दैट अलाउ यूजर्स टू कनेक्ट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, शेयर फोटोज़, शेयर वीडियोज़, शेयर मैसेज एंड ज्वाइन ऑनलाइन कम्युनिटीज़। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है या मोबाइल ऐप भी है, जिनके माध्यम से लोग अपने दोस्तों और अपने परिवार से जुड़कर फ़ोटो, वीडियो और संदेश एक दूसरे को भेजते रहते हैं ऑनलाइन, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ फेसबुक। फेसबुक का इतिहास। फेसबुक को 4 फरवरी 2004 में बनाया गया था, जिसको मार्क जुकरबर्ग और उनके कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ते थे, और इसी यूनिवर्सिटी में काम पढ़ने के दौरान इन लोगों ने फेसबुक को बनाया गया था। इनिशियली फेसबुक वाज अवेलेबल ओनली फॉर हार्वर्ड स्टूडेंट्स, मतलब इन लोगों ने सिर्फ फेसबुक को बनाया था हार्वर्ड स्टूडेंट्स के लिए। लेटर इज एक्सपैंडेड टू अदर यूनिवर्सिटी एंड देन टू द जनरल पब्लिक, और फिर बाद में जाके इन लोगों ने अदर यूनिवर्सिटीज़ और लोगों के लिए इस फेसबुक को लॉन्च कर दिया। टुडे फेसबुक इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। आज दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है तो वो कौन है? फेसबुक है, ठीक है। अगर हम कुछ फेसबुक के कुछ कंटेंट की बात करें तो इमेज फाइल साइज़ फेसबुक में मिनिमम 200x200 पिक्सल्स में होनी चाहिए, और उस इमेज की मैक्सिमम फाइल साइज़ 30 MB होनी चाहिए, और कोई भी फॉर्मेट रहे, JPG रहे, PNG रहे, GIF रहे, तीनों को सपोर्ट करता है ये। फेसबुक में बच्चा वीडियो साइज जो होती है उसका रेजोल्यूशन 240p होना चाहिए, ठीक है, और मिनिमम रिकमेंडेड रेजोल्यूशन 1080p जो देख रखा हुआ, और मैक्सिमम रेजोल्यूशन 3840x2160 होना चाहिए 4K वीडियो के लिए। वीडियो की जो फाइल साइज़ होनी चाहिए, मिनिमम तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन मैक्सिमम 10 GB की वीडियो फाइल साइज़ आपके फेसबुक में हो सकती है। वीडियो की जो लेंथ होती है मिनिमम 1 सेकेंड की वीडियो हो सकती है, और मैक्सिमम 240 मिनट यानी 4 घंटे की वीडियो फेसबुक पे अपलोड कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, अब आइए एक क्वेश्चन और पूछता है कि फेसबुक में आईडी बनाने के लिए मिनिमम एज की क्या रिक्वायरमेंट है। तो बच्चा फेसबुक में आईडी बनाने के लिए एक बच्चे को 13 साल का होना ज़रूरी है। 13 ईयर्स ओल्ड एक बच्चा फेसबुक में आईडी बनाकर दोस्तों के साथ जुड़कर अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकता है। 13 साल से कम का बच्चा फेसबुक पे आईडी नहीं बना सकता है, ठीक है। अगला है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम क्या है? तो इंस्टाग्राम एक सोशल नेटवर्किंग एंड फोटो वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, वेयर यूज़र कैन अपलोड फोटोज़, वीडियोज़, स्टोरी एंड रील्स, फॉलो अदर यूजर्स एंड इंटरेक्ट थ्रू लाइक्स, कमेंट एंड मैसेज। यानी इंस्टाग्राम एक सोशल नेटवर्किंग और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है,
जहां उपयोगकर्ता फ़ोटो, वीडियो, स्टोरी और रील्स साझा कर सकता है, अन्य लोगों को फॉलो कर सकता है, लाइक कर सकता है, कमेंट कर सकता है और मैसेज के माध्यम से बातचीत कर सकता है। फेसबुक को बच्चा लॉन्च किया गया था इंस्टाग्राम को लॉन्च किया गया था 6 अक्टूबर 2010 को। इंस्टाग्राम को 2 लोगों ने मिलकर बनाया था, केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रीगर, 2 लोगों ने मिलकर इसको बनाया था। ठीक है, पहली बार जब इंस्टाग्राम बना था तो सिर्फ iOS यानी एप्पल के मोबाइल के लिए ही सिर्फ ये काम करता था। बाद में 2012 में जब इसको मेटा ने एक्वायर कर लिया तो ये एंड्रॉयड के लिए भी लॉन्च हो गया। ठीक है, टुडे इंस्टाग्राम इज़ द वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। पॉपुलर है, सबसे बड़ा नहीं है, याद रखिएगा, सबसे पॉपुलर है। लोग हर कोई इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करता है। इंस्टाग्राम पे लोग अपने कला का प्रदर्शन आजकल करते हैं। क्या क्या करते हैं? फ़ोटो शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, स्टोरी शेयर करते हैं, 24 घंटे वाली पोस्ट होती है, रील्स यानी छोटी छोटी वीडियो करते हैं, लाइव आते हैं, डायरेक्ट मैसेज करते हैं, हैशटैग करके सामग्री खोजते हैं। इंस्टाग्राम पे शॉपिंग की सुविधा उपलब्ध होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पे होती हैं। इंस्टाग्राम में वीडियो की जो साइज होती है बच्चा, उसका फीड वीडियो जो होता है वो उसका रेजोल्यूशन 1080x350 पिक्सल्स होता है। एक्सपेक्ट रेशियो 4:5 यानी फ्रेम जो होता है 4:5 में होता है। मैक्सिमम फाइल साइज 4 GB की हो सकती है और ड्यूरेशन लगभग 60 मिनट तक का हो सकता है। लेकिन अगर आप रील्स स्टोर कर रहे हैं, रील्स, तो रील्स का जो फ्रेम होता है वो 9:16 होता है। मैक्सिमम फाइल साइज़ रील्स 4 GB की हो सकती है और 15 मिनट की मैक्सिमम रील्स हो सकती है। 16 मिनट की रील्स अपलोड नहीं होती है। अगर आप स्टोरी अपलोड कर रहे हैं तो उसका रेजोल्यूशन ये होना चाहिए, फाइल साइज 4 GB और ड्यूरेशन अप टू 60 सेकेंड पर स्टोरी सेगमेंट होता है इसमें आपके, जिसमें इंस्टाग्राम में। ठीक है, क्लियर है? आइए ट्विटर समझते हैं। ट्विटर क्या है? ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग एंड माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है वेयर यूज़र कैन पोस्ट शॉर्ट मैसेज। अगर आपसे पूछा जाए माइक्रो ब्लॉगिंग का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ब्लॉग का मतलब होता है अपने कंटेंट को लिखना। यानी ट्विटर का पहले नाम बच्चा TWTR था। यानी ट्विटर जब स्टार्टिंग बना था तो इसका नाम था TWTR। उसके बाद से इसका नाम हुआ TWITTER और अब इसका नाम हो गया है X। अब इसका नाम क्या हो गया है? X। ठीक है, तो ट्विटर इज़ अ सोशल नेटवर्किंग एंड माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म वेयर यूज़र कैन पोस्ट शॉर्ट मैसेज। हम लोग अपना छोटा छोटा मैसेज ट्विटर पे पोस्ट करते हैं, इमेजेस पोस्ट करते हैं, वीडियो पोस्ट करते हैं, इंटरैक्ट थ्रू लाइक्स कर सकते हैं, रीपोस्ट यानी रीट्वीट जिसको बोलते हैं कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं ट्विटर पे। और आज आप देखिए ट्विटर पे तमाम बड़ी बड़ी हस्तियाँ ट्विटर चलाती हैं, तमाम छोटे छोटे लोग भी ट्विटर चलाते हैं। ठीक है, और आज ट्विटर एक बड़े लेवल में उभरता हुआ एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ट्विटर को वास्तव में लॉन्च किया गया था। ट्विटर को वास्तव में लॉन्च किया गया था 21 मार्च 2006 को। और किसको क्रिएट किया था? जैक डॉर्सी ने। किसने क्रिएट किया था? जैक डॉर्सी, बिज स्टोन, एवन विलियम्स और नोहा ग्लास, ये 4 लोगों ने मिलकर ट्विटर को लॉन्च किया था। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी ने ट्विटर पे अपना शेयर दिया तो वो थे जैक डॉर्सी। ठीक है, इन 2022 एलन मस्क एक्वायर्ड ट्विटर। 2022 में एलन मस्क ने ट्विटर को एक्वायर कर लिया, खरीद लिया और 2023 में ट्विटर का नाम बदल कर एक्स रख दिया। क्या रख दिया? एक्स रख दिया। ठीक है, इमेज एंड वीडियो लिमिट ऑन एक्स। इमेज और वीडियो लिमिट क्या होती है एक्स में? तो इमेज अगर आप कोई अपलोड कर रहे हैं तो मैक्सिमम इमेज पर पोस्ट, आप एक पोस्ट में 4 इमेज, यानी अगर आप एक समय में आपके पास 5 फ़ोटो है ना तो नहीं, आप 4 ही फ़ोटो एक समय में पोस्ट कर पाएंगे। ठीक है, और वो भी मैक्सिमम इमेज के साइज़ 5 MB होनी चाहिए, रेजोल्यूशन ये होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई वीडियो पोस्ट कर रहे हैं और अगर आप रेगुलर यूज़र तो आप 512 MB का वीडियो पोस्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। और अगर आप अगर आपने प्रीमियम चार्ज दे दिया है, ट्विटर पे पैसा दे दिया है, आप प्रीमियम कस्टमर हैं, उसके पैसे से आपने लाइसेंस ले लिया है, तो आप 8 GB तक की वीडियो मैक्सिमम आप पोस्ट कर सकते हैं।
मैक्सिमम वीडियो की लेंथ जो होती है ना वो प्रीमियम यूज़र के लिए 4 घंटे होती है। कितने होती है? 4 घंटे। लेकिन अगर आप प्रीमियम यूज़र नहीं हैं तो 2 मिनट 20 सेकंड तक की वीडियो आप पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रीमियम यूज़र नहीं हैं तो कितने मिनट की? 2 मिनट 20 सेकंड तक की वीडियो, यानी इससे कम, इससे अधिक की वीडियो आप पोस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रीमियम यूज़र हैं तो आप 4 घंटे की वीडियो आप पोस्ट कर सकते हैं। ट्विटर पे ट्वीट होता है, ट्वीट को ही पोस्ट हो जाता है ट्विटर पे। रीपोस्ट, अगर आपने किसी ने पोस्ट किया है तो उस पर अगर आप कुछ लिखते हैं तो उसको रीपोस्ट यानी रीट्वीट कहते हैं। ट्विटर में हैशटैग लगा के चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाता है। ट्रेंडिंग टॉपिक जो होती हैं वो आपको ट्विटर में दिखाई देंगी, किस समय भारत में या दुनिया में क्या ट्रेंडिंग में है, ये आपको दिखाई देगा। स्पेस लाइव ऑडियो होती है, इसमें डायरेक्ट मैसेज आप कर सकते हैं। कम्युनिटीज़ होती हैं और लाइव स्ट्रीमिंग आप कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि एक्स यानी ट्विटर में पोस्ट कैरेक्टर की लिमिट और वीडियो साइज़। अगर आप रेगुलर यूज़र हैं तो 280 कैरेक्टर पर पोस्ट आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रीमियम यूज़र हैं तो 25,000 कैरेक्टर पर पोस्ट आप कर सकते हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी सामान्य, अगर आपने कोई लाइसेंस वाइसेंस नहीं लिया है तो 280 अक्षर आप पर पोस्ट लिख के पोस्ट कर सकते हैं, और अगर आपने लाइसेंस लिया है, प्रीमियम है, तो 2500 अक्षर तक आप पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है। वीडियो साइज़ क्या होती है? रेगुलर कस्टमर के लिए, यानी रेगुलर अगर आप हैं, आपने कोई लाइसेंस या कोई भी चार्ज नहीं दिया है तो आप रेगुलर के लिए ये होगा 512, अभी हमने बताया 2 मिनट 20 सेकंड। और प्रीमियम है तो आपके लिए ये अभी हमने बताया 8 GB और मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना? 4 घंटा। क्लियर है। अगर आप कोई इमेज पोस्ट कर रहे हैं तो मैंने कहा कि एक पोस्ट में कितनी इमेज? 4 इमेज, और उनकी साइज़ कितनी? 5 MB। ठीक है, क्लियर है। और अगर कोई GIF कर रहे हैं तो अप टू 15 MB का हो सकता है। क्लियर है। यानी हमने 2 सोशल नेटवर्किंग साइट देखा, 3 देख लिया, एक फेसबुक देख लिया, एक इंस्टाग्राम देख लिया, और एक क्या देख लिया? एक हम लोगों ने ट्विटर देख लिया। अगला जो हमारा है बच्चा, उसका नाम है लिंक्डइन। क्या नाम है? लिंक्डइन। लिंक्डइन क्या है? ध्यान समझिएगा। ठीक है, लिंक्डइन क्या है? ध्यान समझिएगा। LinkedIn is a professional social networking platform used for career development, job searching, professional networking, recruitment and business connections. LinkedIn एक प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग करियर विकास, नौकरी खोजने, प्रोफेशनल नेटवर्क बनाने, भर्ती और व्यावसायिक संपर्कों के लिए किया जाता है। कोई बच्चा जो टेक्निकल फील्ड से होगा, BCA किया होगा, या नॉन टेक्निकल फील्ड से होगा, वो भी लिंक्डइन पर अपना प्रोफाइल बनाकर बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब खोजता है। लोग अपना व्यवसाय लिंक्डइन के थ्रू करते हैं। लिंक्डइन को बच्चा 2003 में, यानी 5 मई 2003 को रेड हाफमैन की टीम ने बनाया था। रेड हाफमैन लिंक्डइन के संस्थापक हैं, लेकिन इसको 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको एक्वायर कर लिया। 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको क्या कर लिया? एक्वायर कर लिया। अब क्या है? लिंक्डइन इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। ये सबसे प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जिसमें जो भी बच्चा IT और नॉन IT या टेक्निकल या नॉन टेक्निकल फील्ड का है, वो इस पर अपनी ID बनाकर बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब पा रहा है, जिसको MNCs कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं। ठीक है। अब आइए, अगली टॉपिक है बच्चा हमारा इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप यानी IM ऐप। आपके सिलेबस में बच्चा 4 सोशल नेटवर्किंग साइट हैं जिसका हमने जिक्र कर लिया। पहला क्या है? फेसबुक, दूसरा इंस्टाग्राम, तीसरा लिंक्डइन और चौथा ट्विटर। ये 4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम चल रहे हैं इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप की बात करने, जिसको IM शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, ओके। तो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप क्या होता है? Instant messaging app are software applications that allow users to send and receive messages। मतलब इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के थ्रू आप मैसेज भेज सकते हैं, इमेज भेज सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, वॉइस नोट शेयर कर सकते हैं, एंड मेक ऑडियो/वीडियो कॉल ओवर द इंटरनेट इन रियल टाइम। ठीक है, सब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं।
अब यार समझिएगा हिस्ट्री ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग। 1996 में ICQ became one of the first instant messaging applications. 1999 MSN Messenger was launched. 2003 Skype introduced internet calling. 2009 WhatsApp was launched. 2013 Telegram was launched. Today instant messaging apps are widely used for personal and business communications. आज सब लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, सब लोग टेलीग्राम चलाते हैं, स्काइपी चलाते हैं, ये सब इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप कौन कौन है? सबसे पहला नंबर है पर्सनल मैसेजिंग ऐप, जिसमें व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, सिग्नल है। दूसरा है बिजनेस मैसेजिंग ऐप, जो बिजनेस पर्पस में इस्तेमाल होता है। पहला है माइक्रोसॉफ्ट टीम, दूसरा है स्लैक। तीसरा है सोशल मैसेजिंग ऐप, जिसमें फेसबुक मैसेंजर है और स्नैपचैट है। अब कुछ फीचर्स दे रखे हैं कि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के थ्रू क्या होगा। तो रियल टाइम में मैसेजिंग होती है, जैसे आप मैसेज करेंगे तुरंत मैसेज चला जाएगा। ग्रुप चैट कर सकते हैं आप, वॉइस एंड वीडियो कॉल कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके साथ साथ आप फाइल शेयर कर सकते हैं, इमोजी और स्टिकर्स भेज सकते हैं। एक बड़ी खास बात होती है इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप में कि एंड टू एंड इनक्रिप्शन होता है। मतलब आप जिसको मैसेज कर रहे हैं और जिसके पास मैसेज जा रहा है, सिर्फ आप और वही उस मैसेज को देख सकते हैं, बीच में कोई उसको देख नहीं सकता है। स्टेटस लगा सकते हैं, स्टोरी लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप IM यानी इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन में कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक एक की बात करेंगे। बात होगी हमारी सबसे पहले व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप इज़ एन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस दैट अलाउ यूजर्स टू सेंड टेक्स्ट मैसेज। व्हाट्सएप के थ्रू टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं और ये इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। मतलब जैसे आप मैसेज करेंगे ना, तुरंत ये मैसेज जिसको किए आप उसके पास पहुंच जाएगा। व्हाट्सएप इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन दैट अलाउ यूजर टू सेंड टेक्स्ट मैसेज, ये टेक्स्ट मैसेज सेंड करता है। वॉइस मैसेज सेंड करता है, इमेजेस सेंड करता है, वीडियो सेंड करता है, डॉक्यूमेंट सेंड करता है एंड मेक वॉइस आब्लिक वीडियो कॉल ओवर द इंटरनेट। और व्हाट्सएप के थ्रू आप वॉइस कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये होना चाहिए कि आपके मोबाइल में इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ व्हाट्सएप को बच्चा 2009 में डेवलप किया था। दो लोगों ने मिलकर उसको डेवलप किया था। पहले का नाम था जॉन कॉम और दूसरे का नाम था ब्रियन एक्टन। ठीक है, 2009 में व्हाट्सएप डेवलप हुआ, दो लोगों ने मिलकर डेवलप किया था। 2014 में व्हाट्सएप को मेटा प्लेटफॉर्म ने एक्वायर्ड कर लिया। टुडे व्हाट्सएप इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मैसेजिंग ऐप इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन में कोई अगर एप्लीकेशन इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है, तो कौन है? व्हाट्सएप है। कौन है? व्हाट्सएप है। अब थोड़ा कुछ बातें समझ ले बच्चा। व्हाट्सएप की कुछ लिमिट्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है। स्टेटस की लिमिट होती है। अगर आप लिख के, जैसे आप लोग लिख के स्टेटस लगाते हैं तो 700 कैरेक्टर ही आप लिख सकते हैं व्हाट्सएप पे। वीडियो का अगर कोई स्टेटस लगाते हैं तो मैक्सिमम 60 सेकंड की वीडियो आप स्टेटस पे लगा सकते हैं। इमेज का कोई स्टेटस लगाते हैं तो 1 इमेज पर स्टेटस अपडेट, मतलब एक पेज पर एक ही इमेज लगा सकते हैं, उसके बाद कई सारी इमेज लगा सकते हैं। और स्टेटस आपका जो होगा वो 24 आवर्स तक विजिबल होगा, यानी 24 घंटे बाद वो स्टेटस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? हट जाएगा। इमेज शेयरिंग की बात करें तो अगर आप कोई फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करते हैं, कोई फाइल वगैरह शेयर करते हैं तो 16 MB ही शेयर कर सकते हैं। 16 MB से अधिक आप व्हाट्सएप के थ्रू शेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? आइए अगली बात होगी हमारी टेलीग्राम की। टेलीग्राम इज़ अ क्लाउड बेस्ड, यानी टेलीग्राम जो होता है बच्चा वो ज़्यादा से ज़्यादा डाटा अपने अंदर स्टोर करता है। आज आप देखिएगा जितने भी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, उसके नोट्स आपको मैक्सिमम टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। मूवीज़ के लिंक टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, बड़ी बड़ी फाइलें टेलीग्राम पे मिल जाती हैं। इसलिए इसको क्लाउड बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप कहा जाता है। टेलीग्राम इज़ अ क्लाउड बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस दैट अलाउ यूजर टू सेंड मैसेज। ये यूजर को मैसेज सेंड करने की अनुमति देता है, फ़ोटो सेंड करने की, वीडियो सेंड करने की, डॉक्यूमेंट सेंड करने की एंड मेक वॉइस आब्लिक वीडियो कॉल ओवर द इंटरनेट। और कुछ वॉइस कॉल और वीडियो कॉल्स वगैरह भी आप टेलीग्राम के थ्रू कर सकते हैं। टेलीग्राम को बनाया कौन था? तो बच्चा टेलीग्राम को 14 अगस्त 2013 में
पावेल डुरोव और निकोलाई डुरोव, इन दोनों ने लोगों ने मिलकर बनाया था। इसका मुख्य काम है क्लाउड बेस्ड कम्युनिकेशंस, यानी बड़ी बड़ी फाइलों को शेयर करना, और वो भी सिक्योर और तेज़ी से। टेलीग्राम इज़ नोन फॉर लार्ज ग्रुप, टेलीग्राम में बहुत बड़ा बड़ा ग्रुप बनता है, चैनल बनता है और बड़ी बड़ी फाइल शेयर होती है, जो कि व्हाट्सएप में पॉसिबल नहीं है। क्या है बच्चा? टेलीग्राम की कुछ लिमिट्स होती हैं। टेलीग्राम में मैक्सिमम आप 4096 कैरेक्टर का ही मैसेज आप लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम में इमेज शेयरिंग की लिमिट होती है, लगभग 10 MB का इमेज आप टेलीग्राम में भेज सकते हैं, 10 MB का। वीडियो शेयरिंग की लिमिट होती है, अगर आप प्रीमियम यूज़र हैं, यानी टेलीग्राम पे आपने एक पैसा दे के टेलीग्राम लिया है, तो 4 GB की फ़ाइल भेज सकते हैं। और अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं, जिसमें कोई आपने डाउनलोड किया और चला रहे हैं, तो आप 2 GB तक की फ़ाइल आप भेज सकते हैं, ठीक है। अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं तो 2 GB और प्रीमियम यूज़र हैं तो 4 GB। फाइल शेयरिंग लिमिट, अगर आप फ्री यूज़र हैं तो जो 2 GB प्रति फाइल, और प्रीमियम यूज़र हैं यानी पैसा दिए हैं आप तो 4 GB प्रति फाइल, ठीक है। ग्रुप एंड चैनल, अगर आप ग्रुप बनाते हैं तो आपके ग्रुप में लगभग 2 लाख मेंबर हो सकते हैं, यानी टेलीग्राम के ग्रुप में टोटल मैक्सिमम 2 लाख मेंबर हो सकते हैं। और अगर आप चैनल बनाते हैं टेलीग्राम में तो जितने मन करे अनलिमिटेड सब्सक्राइबर होंगे, लेकिन मैक्सिमम ड्यूरेशन 60 सेकेंड की वीडियोस का होगा उसमें, ठीक है। आगे ये अगला है मैसेंजर। मैसेंजर क्या है? तो मैसेंजर फेसबुक का ही पार्ट है बच्चा। मैसेंजर इज़ एन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस डेवलप्ड बाय मेटा प्लेटफॉर्म। इट अलाउ यूजर टू सेंड मैसेज, ठीक है, यानी मैसेंजर के थ्रू मैसेज भेज सकते हैं, फ़ोटो शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल से कर सकते हैं, लेकिन आपके मोबाइल में इंटरनेट का कनेक्शंस होना चाहिए। पहले क्या था कि पहले फेसबुक के थ्रू लोग चैट भी करते थे और फेसबुक के थ्रू लोग बातें भी करते थे, लेकिन फेसबुक में ऐसे इसके सर्वर में प्रॉब्लम्स आने लगी, तो फेसबुक ने कहा कि मैं अपना एक चैट सिस्टम अलग करता हूँ, और फेसबुक ने अपना चैट सिस्टम अलग किया, जिसका नाम रखा उसने मैसेंजर। 2008 में फेसबुक ने अपना चैट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जो कि फेसबुक के मोबाइल में ही था, मतलब फेसबुक में ही अंदर जाके मैसेंजर में था, लेकिन बाद में जाके 2011 में उसको अलग कर दिया, और अलग करके उसका नाम क्या रखा? मैसेंजर। यानी 2008 में फेसबुक में ही मैसेंजर था, उसी के थ्रू मैसेज करते थे, लेकिन 2011 में उसने क्या किया कि मैसेंजर वाज लॉन्च एज ए स्टैंडअलोन मोबाइल ऐप, अलग से मोबाइल ऐप की तरह मैसेंजर को लॉन्च करना चालू किया, और आज बहुत सारे लोग मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं। डेवलप बाय मेटा प्लेटफॉर्म, टुडे मैसेंजर इज़ यूज्ड वर्ल्ड वाइड फॉर पर्सनल एंड बिजनेस कम्युनिकेशंस। आज वर्ल्ड वाइड में पर्सनल और बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए फेसबुक का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगली टॉपिक है हमारा बच्चा ब्लॉग। देखो कुछ बच्चा लोग कंफ्यूज रहते हैं, एक होता है वी लॉग और एक होता है बी लॉग। वी लॉग और बी लॉग में क्या ठीक है, तो वी लॉग का मतलब होता है बच्चा वीडियो कंटेंट, वी लॉग का मतलब होता है वीडियो कंटेंट, और बी लॉग का मतलब होता है ना रिटन कंटेंट, यानी लिख कर जानकारी देना बी लॉग कहलाता है, और वीडियो बनाकर जानकारी देना वी लॉग कहलाता है, ठीक है। वी लॉग में टेक्स्ट और इमेज के माध्यम से जानकारी दी जाती है, और वी लॉग में जानकारी वीडियो के माध्यम से दी जाती है। वी लॉग में राइटिंग स्किल की ज़रूरत पड़ती है, और वी लॉग में कैमरा, माइक्रोफोन, वीडियो और एडिटिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इंटरनेट कम होने पर भी वी लॉग को पढ़ा जा सकता है, लेकिन इसमें वी लॉग तभी आप देख पाएंगे जब इंटरनेट का कनेक्शंस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये होता है वी लॉग और बी लॉग में डिफरेंस। अब समझिएगा वी लॉग क्या है। वी लॉग का मतलब होता है वेब लॉग। वी लॉग इज़ अ वेबसाइट और वेब पेज वेयर एन इंडिविजुअल, एक अकेला आदमी या कोई ग्रुप या कोई ऑर्गेनाइजेशंस अपने ओपिनियंस को पब्लिश करते हैं, अपने ओपिनियंस को पब्लिश करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करते हैं, ट्यूटोरियल को पब्लिश करते हैं, या कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पर अपडेट देते हैं। सो क्या बोलते हैं? वी लॉग। आज बहुत सारी वेबसाइट वी लॉग पे काम करती हैं, जिसमें वो तमाम न्यूज़ वगैरह शेयर करती हैं, ठीक है, जिसमें वो लिख कर शेयर करती हैं, उनको बोलते हैं वी लॉग, ठीक है। अगली टॉपिक है बच्चा हमारा ईमेल। ईमेल क्या है? तो ईमेल का मतलब होता है बच्चा इलेक्ट्रॉनिक मेल।
यानी ईमेल इज़ अ मेथड ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डिजिटल मैसेज ओवर द इंटरनेट। ईमेल के थ्रू हम लोग डिजिटल मैसेज दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति को भेज सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। यह बहुत ही फास्टेस्ट और वाइडली यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम है। आज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ईमेल के थ्रू होती हैं। बिना ईमेल के कोई जल्दी जानकारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट साझा ही नहीं करती है। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, ईमेल को बच्चा 1971 में रे टॉमिल्सन ने ईमेल को बनाया था। यानी ईमेल, दुनिया का पहला ईमेल रे टॉमिल्सन ने भेजा था। और क्या भेजा था? तो दुनिया का पहला ईमेल भेजा गया था QWERTPOIU। यही दुनिया में पहली बार ईमेल लिख के भेजा गया था। यही ईमेल रे टॉमिल्सन ने यही लिख के दुनिया में पहली बार ईमेल भेजा था। अर्पा नामक कंपनी को अर्पा नेटवर्क का यूज़ करके दुनिया में पहला मैसेज यही भेजा गया था। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस द @ सिंबल इन ईमेल एड्रेस। अगर कोई ईमेल एड्रेस है तो उसमें @ का सिंबल 100% होता है। ठीक है, ईमेल बिकम पॉपुलर इन 1980s एंड 1990s विद द ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट। जब इंटरनेट ने ग्रोथ किया ना तब ईमेल पॉपुलर हुआ। पहले ईमेल उतना पॉपुलर नहीं था। ठीक है, और ईमेल में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? @ का। किसका उपयोग करते हैं? @ का। स्ट्रक्चर ऑफ एन ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस का बच्चा एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लीजिए ये आपके सामने एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ है student@gmail.com। जिसमें @ के पहले वाला भाग, ये वाला भाग, यानी @ के बाएं वाला भाग जो होता है बच्चा ना उसको बोलते हैं यूज़र नेम। क्या बोलते हैं? यूज़र नेम। और @ के दाएं वाला जो भाग होता है ना उसको बोलते हैं डोमेन नेम। क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। और यूज़र नेम और डोमेन नेम के बीच में जो सिंबल होता है ना उसको बोलते हैं @। क्या बोलते हैं? @, जिसको विभाजक चिन्ह या सेपरेटर सिंबल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ईमेल आईडी को 2 भागों में कौन बांटता है? तो @ सिंबल बांटता है। कौन बांटता है? @ सिंबल। @ के बाएं वाले भाग को यूज़र नेम कहते हैं, @ के दाएं वाले भाग को डोमेन नेम कहते हैं। और इसको देख के लग जाता है कि ये किस पे बना हुआ है? जीमेल यानी गूगल मेल पे बना हुआ है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल। ईमेल के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? तो ईमेल बच्चा जब आप किसी को करते हैं ना तो टू नाम का एक ऑप्शन आता है जिसमें आप ईमेल आईडी डालते हैं जिसको आपको ईमेल भेजना होता है। फ्रॉम, जिससे भेजना होता है उसकी ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली लिखता है। सब्जेक्ट, यानी जो मैसेज आप भेज रहे हैं ना उसका शॉर्ट फॉर्म सब्जेक्ट में लिखते हैं। और पूरा मैसेज जिसको लिखते हैं ना उसको बोलते हैं बॉडी। अगर उसके साथ कोई फ़ोटो, कोई ऑडियो, कोई वीडियो अगर आप अटैच करके भेजते हैं तो अटैचमेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कार्बन कॉपी, जो सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। अगर मान लीजिए हम किसी को मेल कर रहे हैं तो वही मेल आईडी अगर हम सीसी में किसी दूसरे का डाल दें तो सीसी वाले को पता चल जाएगा कि ये मेल हमारे अलावा और किसको किसको गई है। लेकिन अगर हम बीसीसी में डाल दें, बीसीसी में मान लीजिए बीसीसी नाम का एक ऑप्शन है, इसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। 2 में हमने किसी और का मेल डाल दिया, बीसीसी में हमने किसी और का मेल ले लिया, तो 2 में जिसको मेल गया, बीसीसी में जिसका हमने डाला है ना इसको पता रहेगा ना कि सिर्फ हम ही को मेल आया है। 2 में जिसको गया इसके बारे में इसको पता नहीं रहेगा। लेकिन यही चीज़ अगर सीसी में लिख दें तो सीसी को भी पता होगा कि मेल 2 में किसको गया है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ईमेल, कुछ पर्सनल ईमेल्स होते हैं, बिजनेस ईमेल्स होते हैं, मार्केटिंग ईमेल होते हैं और ट्रांजैक्शंस ईमेल होते हैं जो आपको तमाम तरीके से दिखाई देते हैं। ईमेल फाइल अटैचमेंट लिमिट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। पूछता है कि अगर आप जीमेल का इस्तेमाल करते हैं तो मैक्सिमम कितने जीबी, कितने एमबी का फ़ाइल आप अटैच करके किसी को भेज सकते हैं। तो अगर बच्चा आप ईमेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैक्सिमम 25 एमबी की फ़ाइल आप अटैच करके भेज सकते हैं। इससे ज़्यादा एमबी की अगर फ़ाइल होगी तो ड्राइव पे लिंक बना के शेयर करना पड़ता है। लेकिन अगर आप आउटलुक इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, तो मैक्सिमम 20 एमबी की फ़ाइल आप भेज सकते हैं। अगर आप याहू मेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो 25 एमबी की मैक्सिमम फ़ाइल आप अटैच करके भेज सकते हैं। ये क्वेश्चंस बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, पॉपुलर ईमेल ऐप्स क्या क्या हैं? सबसे पहला पॉपुलर ईमेल ऐप्स है गूगल। अगर गूगल पे आप आईडी बनाते हैं, ईमेल आईडी, तो उसका नाम आता है gmail.com। अगर आप आउटलुक पे बनाते हैं
तो उसका नाम आता है @outlook.com। अगर आप याहू पे अपनी आईडी बनाते हैं तो आता है @yahoomail.com। अगर आप प्रोटोन पे बनाते हैं तो आता है @proton.com। अगर आप जोहो पे बनाते हैं तो आता है @joho.com। समझे? यानी जिस प्लेटफॉर्म पे बनाएंगे ना वो अपनी बिरादरी पीछे अपने आप को दे देगा। अगर आप रेडिफ मेल पे बनाते हैं तो रेडिफ मेल पे क्या आता है @rediffmail.com। तो यहाँ पे दे रखा हुआ है कि वो गूगल यानी जीमेल को डेवलप किया गया था 1 अप्रैल 2004 को और मैक्सिमम 25 MB की फ़ाइल आप इसमें भेज सकते हैं। आउटलुक को माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था, फॉर्मली इसका नाम हॉटमेल था। 20 MB की फ़ाइल मैक्सिमम आप इसके थ्रू भेज सकते हैं। याहू अगर है तो याहू को याहू ने डेवलप किया 1997 में, मैक्सिमम 25 MB की फ़ाइल आप भेज सकते हैं इसके द्वारा। प्रोटोन की बात करें तो इसको प्रोटोन मेल ने इसको डेवलप किया और स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी एंड इंक्रिप्शंस के लिए बहुत ज़्यादा ये जाना जाता है। जोहो की बात करें तो जोहो डेवलप बाई जोहो मेल, पॉपुलर अमंग बिजनेस एंड स्टार्टअप, ऐड फ्री ईमेल सर्विस, मतलब इसमें ऐड नहीं आता है। ये भी पूछ सकता है कि कौन सा ईमेल का ऐप्स है जिसमें ऐड नहीं आता है, तो कौन है बच्चा? जोहो। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, जिसका नाम है ईमेल प्रोटोकॉल एंड पोर्ट नंबर। ईमेल प्रोटोकॉल एंड पोर्ट नंबर। ठीक है, पहला ईमेल प्रोटोकॉल है बच्चा SMTP। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स। ठीक है बच्चा, जब हम लोग मेल भेजते हैं ना, किसी को मेल भेजते हैं, सेंड करते हैं, तो उस समय जो प्रोटोकॉल काम करता है उसका नाम है SMTP और इसका पोर्ट नंबर है, यानी जिस रास्ते डाटा जाता है उसका पोर्ट नंबर है 25। याद कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में SMTP का फुल फॉर्म पूछ देगा और पूछ देगा कि SMTP का इस्तेमाल कब करते हैं। तो जब हम मेल भेजते हैं ना, तो उस समय जिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, इस प्रोटोकॉल का नाम क्या है? SMTP। ठीक है, अगला है POP3। POP3 का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ठीक है, जब हम ईमेल रिसीव करते हैं, भेजते नहीं हैं, रिसीव करते हैं, जब हम ईमेल रिसीव करते हैं या डाउनलोड करते हैं तो उस समय जो प्रोटोकॉल काम करता है उसका नाम है बच्चा POP3 और इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है 110, यानी डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर इसका ये होता है। यानी जब हम ईमेल रिसीव करते हैं, क्या करते हैं? ईमेल या कोई ईमेल डाउनलोड करते हैं, तो उस समय जो प्रोटोकॉल काम करता है उसका नाम है POP3 और इसका पोर्ट नंबर है 110। क्लियर है? अगला प्रोटोकॉल है बच्चा IMAP। IMAP क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। यानी जब POP3 हमारा बिजी रहता है ना, तो उस समय जो प्रोटोकॉल काम करता है उसका नाम है IMAP। यानी IMAP allow user to access and manage email directory on the mail server, keeping email synchronized across multiple devices। और इसका जो पोर्ट नंबर होता है बच्चा ना, वो होता है 143, यानी 143। ठीक है, अगला जो प्रोटोकॉल्स है ईमेल का उसका नाम है MIME, यानी मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस एक प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल हम लोग, अगर हम कोई ईमेल के साथ कोई अटैचमेंट, यानी कोई ऑडियो, कोई वीडियो या कोई एप्लीकेशंस फाइल या कोई कैरेक्टर सेट्स अगर हम अटैच करके ईमेल के साथ भेज रहे हैं, देखो नॉर्मल मेल भेजते हैं तो वहाँ पे SMTP, लेकिन उस मेल के साथ कोई फाइल अटैच करके भेज रहे हैं, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई एप्लीकेशन अटैच करके भेज रहे हैं, तो उस समय जो प्रोटोकॉल काम करता है बच्चा उसका नाम है MIME। क्या नाम है? MIME। क्लियर है? इसका कोई पोर्ट नंबर डिफाइन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बच्चा आपकी आज की क्लास होती है ख़त्म, जो आपके O लेवल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ें, एग्ज़ाम में पढ़ के जाएँ, आपको 100% यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमने पूरा सिलेबस एक एक टॉपिक कंप्लीट कर दी, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग साइट और गवर्नेंस की, जितनी आपके सिलेबस में दे रखी हुई थी। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएं, मुझे बताने में आसानी होगी कि आपको किस टॉपिक में डाउट रही, कौन सी टॉपिक आपको समझ में नहीं है। ठीक है, तो बच्चा वीडियोस को देखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली हमारी चैप्टर वाइज वीडियो आपको मिलती रहें, ताकि आप अपने एग्ज़ाम को एक नई दिशा और एक नए आयाम की तरफ मोड़ सकें। ठीक है, कहते हैं बच्चा कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, क्योंकि तू आदमी है अवतार नहीं। अगर आपको बार बार किसी चीज़ में असफलता मिल रही है तो कोई बात नहीं, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर मिलती है। इसलिए हर रोज़ प्रयास करें, छोटे छोटे प्रयास आपको एक बड़ी सफलता की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी रही कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, और अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे से रखें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टुडे क्लास इज़ ओवर। थैंक यू।